हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हीट ट्रांसफ़र के बारे में। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का हम नया ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र। ठीक, तो हीट ट्रांसफ़र हमारी सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट को हम बाद में प्रिपेयर करेंगे। सेकेंड यूनिट है, तो हीट ट्रांसफ़र में हमें देखना है कि हीट ट्रांसफ़र क्या चीज़ होती है, ठीक, और उनके मैकेनिज्म कितने टाइप के हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, उसके मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे और एक 4 ईयर लॉ है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर क्या चीज़ होती है? हीट ट्रांसफर मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह में जो हीट का ट्रांसफर होता है, जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, किसका? एनर्जी का एक्सचेंज होता है बाय वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स, दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। ठीक, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी का। ठीक है, अब मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं? पहले तो एक बेसिक प्रिंसिपल चीज होनी चाहिए कि ये है कि हीट ट्रांसफर तभी काम करेगा जब एक आपकी हॉटर बॉडी हो, हॉटर बॉडी और एक कूलर बॉडी। तो ये कहां से हीट ट्रांसफर होगी? हॉटर टू कूलर बॉडी, ऑलवेज हॉटर टू कूलर बॉडी। ठीक है, हमेशा हीट ट्रांसफर ऐसे होगा। 3 मैकेनिज्म है, पढ़ा भी होगा आपने। 3 मैकेनिज्म है। फर्स्ट कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन, थर्ड रेडिएशन। ठीक, कंडक्शन में क्या है? देखो इसमें क्या है ना, आपको सिर्फ ऐसे मेन कीवर्ड्स याद रखने हैं और खेल पूरा हो जाएगा इसमें। कंडक्शन में क्या है? डायरेक्ट। कन्वेक्शन में क्या है? डेंसिटी। और रेडिएशन में क्या है? वेव्स। ठीक, 3 चीजें आपको याद रखनी है, डायरेक्ट, डेंसिटी और वेव्स। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन ये चीज है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, जब डायरेक्ट वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तब वहां पे जाके जो हीट ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैंने एक चम्मच ले लिया, ठीक है, ये एक चम्मच है और यहां मैंने फायर लगा दी। ठीक, तो क्या होगा, यहां से कुछ मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे। अब गर्म होंगे तो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में कुछ इसके साथ में और भी मॉलिक्यूल्स है, तो वो भी गर्म होते 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 पूरा जो ये चम्मच है पूरा ये गर्म हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक, कन्वेक्शन क्या है? अब मान लो कि मैंने एक बॉयलर ले लिया। क्या ले लिया? एक बॉयलर ले लिया। एक बॉयलर है, मान लो एक पतीला है, पतीले में मैंने पानी भर दिया है और यहाँ मैं इसको आग दे रहा हूँ। ठीक, आग दे रहा हूँ, आग दूंगा तो क्या होगा, जो वाटर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। जो इवेपोरेट होगा तो मतलब जो भी हमारा वाटर है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। मान लो पहले हमारा वाटर की डेंसिटी हाई थी, ठीक है, हमने उसको हीट दिया, उसकी डेंसिटी कम हो गई, तो हीट डेंसिटी कम हो गई तो हीट जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे हवा में उड़ेंगे। हवा में उड़ेंगे, जो आसपास की जो एयर को वो गर्म करेंगे, जो वहां पे हीट ट्रांसफर होगा, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और इसका नेचुरल एग्जांपल भी हमारी जो समुद्र से जो हवाएं आती हैं, ठीक है, जो हवा चलती है उसको, वो हमारे नेचुरल इसके कह सकते हैं कि एग्जांपल्स हैं। ठीक है, रेडिएशन में क्या है? रेडिएशन में मान लो कि यहाँ पे, रेडिएशन में मान लो कि इस एरिया में आग जल रही है बहुत ज्यादा। ठीक, आग जल रही है, तो क्या यहां से जो एटमॉस्फेयर की तरफ जो हीट ट्रांसफर होगा थ्रू एटमॉस्फेयर टू एटमॉस्फेयर, जो हीट ट्रांसफर होगा बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए, यहाँ पे देखो वेव्स के जरिए मतलब ऐसे 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 करके जो वेव्स जो बनेगी उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, और इसमें रेडिएशन में किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ वेव्स की वजह से वहां पे हीट ट्रांसफर होने लगता है। जैसे मान लो कि आप आग तापते हो तो वहां से रेडिएशंस आते हैं और हमको गर्म रखते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हम मूव करेंगे फोरियर लॉ के बारे में। फोरियर लॉ क्या होता है?
और उसका छोटा सा डेरिवेशन भी है, वो भी देखेंगे इसमें हम। फोरियर लॉ, ठीक, ये जो फोरियर लॉ है ये कंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। किस पे? कंडक्शन पे। ध्यान रखिएगा इस बात को, कंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो किसकी इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द ड्राइविंग फोर्स, मैं बताता हूं ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टेंस पे। ठीक, अभी भैया ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स क्या है? मान लो ये हमारा एक सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, यहां से हमने हीट दी और यहां पे हीट बाहर निकल गई, ठीक, तो इनिशियल इसका जो टेम्परेचर है, इनिशियल और जो फाइनल टेम्परेचर था वो, ठीक, इनिशियल जो फाइनल टेम्परेचर था वो, उसको हम घटा करके जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस निकलता है, क्या निकलता है? टेम्परेचर डिफरेंस निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स। कुछ नहीं है, बस टेम्परेचर डिफरेंस का ही दूसरा नाम क्या है? ड्राइविंग फोर्स। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द लेंथ अपॉन conductivity constant into area of substance या solid, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान में रखना है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है वो ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस होता है। ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस होता है, दैट इज L अपॉन रेजिस्टेंस जो है हमारा वो क्या होता है? L अपॉन L क्या है? लेंथ है, लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, जो पाथवे ऑफ लेंथ है, जो कि जिस पाथ से वो जा रही है, जो भी हीट फ्लो हो रही है उसका लेंथ, और अपॉन उसकी कंडक्टिविटी कांस्टेंट, कुछ कंडक्टिविटी होगी वो, प्लस इनटू एरिया ऑफ सॉलिड, जो भी सॉलिड का एरिया है वो, ये कुल मिला के हमारा कितना होता है? रेजिस्टेंस। और ड्राइविंग फोर्स अपॉन जो रेजिस्टेंस कर देता है तो वो होता है हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है पहले, ठीक है। इसको मैं साइड्स में भी एक बार लिख दे रहा हूँ, साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पे छोटा सा, कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है इज इक्वल्स टू द ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने x मान लिया, ठीक। ये अभी हम बाहर की बात कर रहे हैं, फोरियर लॉ की बात नहीं कर रहे, ठीक। अब जो फोरियर लॉ कहता है, देखो ध्यान से सुनिए, फोरियर लॉ जो है वो बेस्ड है कंडक्शन पे, कंडक्शन की बात हो रही थी, ठीक। दूसरी चीज ये है कि फोरियर लॉ states that the rate of heat flow is directly proportional to temperature difference in an area of solid, while it is inversely proportional to length। समझ में आया? जो सीधी सी बात है कि फोरियर लॉ जो है वो हमारा क्या बताता है? रेट ऑफ हीट फ्लो बताता है,
ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। पहली बात क्या होगी, रेट ऑफ हीट फ्लो को वो डिटरमाइन करता है कैसे निकलेगा। दूसरी चीज इसने बताया कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरिया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर हम यहां से करें तो Q हमारा क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी कौन, ये हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि हमारा कंडक्टिविटी है उसको हम Km से डिनोट करते हैं, इनटू एरिया हमारा A हो गया, एंड टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T अपॉन L। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने y मान लिया, इस इक्वेशन को y मान लिया। ठीक, ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम इस y इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग इक्वेशन y, रीअरेंजिंग इक्वेशन y। तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा टी हमने ऊपर रह दिया, और आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर होता है, जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी होता है। यानी कि ये जो चीज है, मान लो मैंने 7 लिखा है और 6 लिखा है, ठीक, ये किसके बराबर होता है, 1/6/7, मतलब डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर क्या होता है, उसका न्यूमरेटर। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, डेल्टा टी को ऊपर छोड़ दूं और मैं Km इंटू ए को क्या लिख सकता हूं, L के डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर में Km इंटू ए लिख सकता हूं ना, कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर जो है वो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, एज पर दिस इक्वेशन। वही हमने सेम है, ये पूरा सेम है। ठीक है, अब क्या, अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, दोनों सेम नजर आ रही हैं। तो इट मींस जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर था वो किसके बराबर होता है, ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टेंस, ड्राइविंग फोर्स एज वेल एज रेजिस्टेंस। सो वी कैन से दैट Q is directly proportional, is equals to the driving force, that is our delta T, and resistance, that is our R. That is all about the rate of heat transfer. ठीक है, ये हमारा है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब मैं इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है वो भी करके दिखाता हूँ आपको। ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, पीछे जाके आप वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द फोरियर लॉ। अब मैं इसके डेरिवेशन के बारे में बात करूंगा। डेरिवेशन का नाम है फ्लो ऑफ हीट थ्रू कंपाउंड रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये जब इक्वेशन, जब आपको क्वेश्चन में फोरियर लॉ पूछा जाएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा, मतलब इसका जो डेरिवेशन है ये वाला बताना पड़ेगा फोरियर लॉ में। इसमें क्या है, इसमें एक हमने सॉलिड ले लिया, 3 सॉलिड लिए हमने, 3 सॉलिड लिए हैं। ठीक है, जिनकी लेंथ L1, L2, L3 है, कंडक्टिविटी K1, K2, K3 है। ठीक, रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। ठीक है, आप इसका मतलब थ्योरी का पोर्शन लिख लीजिएगा ऊपर से। ठीक है, ये हमारी लोअर टेम्परेचर साइड है, और ये हमारी
हायर टेम्परेचर साइड है। ठीक, अब क्या है देखो बहुत ध्यान से कि हमने एक फ्लैट वॉल ले ली, ठीक है, मान लो एक सॉलिड सब्सटेंस है, वॉल ले ली, उसमें क्या किया, उसमें हम लोगों ने अज्यूम किया है कि अलग अलग लेंथ पे अलग अलग उसका रेजिस्टेंस है, अलग अलग उसकी कंडक्टिविटी है, और उसका एरिया जो है हमने फिक्स मान लिया है। क्या एरिया जो है हमने फिक्स मान लिया। ठीक, दूसरा क्या बचा इसमें, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर भी डिफरेंस हमने डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 हमने अलग अलग मान लिया। ठीक है, तो अब अगर हम माने कि if we assume that the total temperature difference, the total temperature difference across the wall, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मैंने डेल्टा टी ले लिया। ठीक, डेल्टा टी ले लिया, किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3। जो टेम्परेचर डिफरेंस है अलग अलग, उसको हमने एक ही मान लिया है। ठीक है, तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3। ठीक है, अब मैं डेल्टा T1 की वैल्यू निकालूंगा, डेल्टा T2 की वैल्यू निकालूंगा, डेल्टा T3 की वैल्यू निकालूंगा और इसके बराबर रख दूंगा। ठीक, तो इसमें मैंने डेल्टा T1 की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा। Q इज इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस होता था, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा T। ठीक, और क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके A होता था इंटू K होता था अपॉन L होता था। अब हमें डेल्टा T की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा T इज इक्वल्स टू L इधर पहुंच गया, A नीचे K नीचे, तो Q L अपॉन A और K। ठीक है, डेल्टा T1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 L1 अपॉन A1, सॉरी A तो फिक्स है, K1 प्लस Q2 L2 A और K2 प्लस Q3 L3 A एंड K3। ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा T। ठीक, अब उसी तरीके से हमने क्या किया, अब हमने जो इंटायर हीट है यहाँ पे जो Q1 Q2 Q3 है उसको भी हमने वैसे मान लिया, जैसे इसको माना था Q इज इक्वल्स टू Q1 T2 T3, वैसे हमने Q को भी मान लिया, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्योंकि भाई अगर हम हीट यहाँ से देंगे तो हीट ट्रांसफर तो एक साथ तीनों में होगी ना, तो हमने इकट्ठा यहाँ पे इसको Q1 Q2 Q3 में यहाँ पे हमने इसको दे दिया। ठीक, तो Q1 Q2 हमने Q3 में दे दिया, तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा T, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है आपका L अपॉन K एंड A, ये होता है। ठीक, तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा T तो हमारा सेम है सब में, मतलब जो हमारा डेल्टा T1 डेल्टा T2 निकाल लिया था हमने वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा T अपॉन L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A। तो ये जो है हमारा Q की वैल्यू जो आ गई है वो ये आई है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A। दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू कंपाउंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बताया कि अगर हम जो है एक हमने वॉल ले ली, उसको तीन जगह से बांट दिया, उसको कंबाइन कर दिया और उसके अलग अलग रेजिस्टेंस बता दिए, अलग अलग उसके रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, और उसके अलग अलग कंडक्टिविटी है, तो उसके हिसाब से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा हमारा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम कंक्लूड कर देंगे कि जो हमारा जो हीट ऑफ ट्रांसफर है वो किसके बराबर है, डेल्टा T अपॉन L1 अपॉन K1A, अलग अलग उसके जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, hope you understand well, and please do share and subscribe the channel. Thank you so much.